हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एफ पेट के रियल आंसर की का डिस्कस मेरे द्वारा किया जा रहा है और सेकेंड शिफ्ट का है और सीरीज एस का है। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन और आंसर को मिला लीजिए, देखिए कि इसका कितना सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो इसका आंसर डी है। कौन शीर्ष पे रहा है? तो आपका रहा है आइसलैंड। कौन शीर्ष पे रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पे था। तो इसका आंसर डी, पहले का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो इसका आंसर है सी, तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को थंगर ड्रैगन की भूमि से के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? भूटान को। और जापान को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। अगला, रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की। तो आंसर नंबर डी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पाँचवा है आपका कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। तो किसने जीता है? डीएमके ने जीता है। ये स्टालिन की सरकार वहाँ पे है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। इसको बोलते हैं द्रविड़ मुनेत्रम कड़कम, इनकी पार्टी का नाम है। स्टालिन इसके हेड हैं और वही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? कितने साल के लिए? 6 साल के। और लोकसभा का कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और राज्यसभा के ही सदस्य हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। और कब से मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1948 से। याद रखिएगा। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। 45 में लागू हुआ और 48 से मनाया जाता है। तो 7वें का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो 9वें का ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो कौन सा छोटा है? गोवा। तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन अब बताते रहिए आप कितने किसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गैस नहीं है? तो सीएफसी भी है, मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन आपकी हरित गैस नहीं है। तो 11 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। याद रखिएगा, याद कर लीजिए। आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एफ किसी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिनका जो गलत हो गया तो सही आंसर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अब अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की बता रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में लेखन ने मुख्य रूप से किसके बारे में बताया है? तो आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बताया गया। 14 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्या है? 15 का ए। अगला, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो बहुत से लोग इसका आंसर मार दिए हैं, किसी भी धर्म को न मानना। नहीं, ये नहीं है, सभी धर्मों का आदर करना। 16 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, कैसे माना गया कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो कोई इसको बिना पढ़े भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया। तो 17 का बी। अगला है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्प्रिंडी शब्द का अर्थ क्या है?
स्पर्णी का मतलब प्राप्त करने योग्य, और इसको थोड़ा आप देख भी लीजिएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, प्राप्त करने योग्य। 18 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 हो गया। फिर 19 से 23 तक फिर से गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। अगर इस गद्यांश न समझ में आए तो अलग से हम इस गद्यांश को करा भी देंगे, ठीक है। अभी आंसर बता रहे हैं तो केवल आंसर याद रखिए। चलिए तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 19 में वैज्ञानिक दृष्ट का अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें, तो साहित्य शास्त्री में होता है। तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों, क्योंकि, आइए देखते हैं पूरा पहले क्वेश्चन। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर यंत्र की बात नहीं, क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशी और अवयवों से निर्मित अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत। हाँ, तो आंसर नंबर डी। इसको पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको आंसर नंबर डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, क्या थी भैया। पढ़ेंगे तो भी मार सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी मार सकते हैं। यही कि अंगों का प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यही मतलब अंग का किसी दूसरे अंग, किसी दूसरे का अंग किसी दूसरे में लगाया जाए तो उसको सामान्य कैसे बनाया जाए, तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण यही था। अगला है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें केवल शरीर के स्वस्थ होने के बारे में ही बात किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है। मानव शरीर को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि भाई मानव मन में जो घटित होता है, ठीक है, वही सृष्टि में घटित होता है। तो 23 का सी। मिला लीजिए किसका कितना सही हुआ है, कितना क्वेश्चन मिला लीजिए किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब आ गया आपका DIY वाले क्वेश्चन है 24 से 28 तक, जो आपके मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन तो हम अलग से सॉल्व करवाएंगे ही, ठीक है। अभी आंसर बता रहे हैं तो केवल आंसर आप अपना मिला लीजिए। जैसे 24 का है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अधिकतम वृद्धि, अब जैसे इसका आंसर होगा आपका 24 का सी। 24 का सी क्या है, 24 का आपका फ़ी होगा ये 2013 और 14। कैसे निकालते हैं वो थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। 2013 से 14 यानी यहाँ 90 है, यहाँ 55 है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 45 की, ठीक है। 45 की नहीं वृद्धि हुई है, 35 की वृद्धि हुई है, 35/55, ठीक है। अगुड़ा कर देंगे 100, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए सबको निकालने से बढ़िया है कि जो जो सन दिया है वो निकाल लो। 2015 से 2014 दिया है, 2014 से 2015 यहाँ, फिर 2013 से 2014 यहाँ, ठीक है। तो एक एक करके आप निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या है, सी है, आंसर सी। हम बताएंगे पूरे क्वेश्चन DI वाले जो भी हैं, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पहले आप आंसर देखिए। उसके बाद 25 का प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था, तो 25 का आपका डी 48 मीट्रिक टन। अगला है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष हुआ, 26 का ए, कितना 2014 से 2015 में अधिकतम उत्पादन दर्ज किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैथ का मैं लगवाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वर्ष 2011-2012 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, ठीक है। ना 2011 और 2012 में जो उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, तो 2027 का सी। इसका आंसर 31.8 लगवाएंगे एक एक क्वेश्चन। अभी केवल पहले आंसर मिला लीजिए। उत्पादन अधिकतम स्तर पर किस वर्ष घटा, 28 का ए, याद रखिएगा। अब हो गया पहला DI मतलब पहला ग्राफ वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब अगला ग्राफ चालू होगा, इससे भी 4 क्वेश्चन है और ये दंड वाला है, तो आप इसको देखिएगा। जैसे सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष के यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत कितना है, इसका आंसर क्या होगा, 29 का सी, 29 का सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 29 के बाद 30 का, विगत कितने वर्षों तक यक्ष का आयात यक्ष के औसत आयात से अधिक था, तो आंसर इसका डी। एकदम आसान क्वेश्चन है, ग्राफ अलग से बताएंगे, ठीक है। आंसर मिलाइए अभी आप, ठीक है। और उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयात के वर्षों की संख्या कितनी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है
वर्ष 2018-2019 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत से कितना है। ठीक है, तो 32 का आंसर बी, 32 का आंसर 64.38%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, वर्ष 2014-2015 से 2016 के दौरान यक्स के आयात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 33 का ये 33.3, पहला ही आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 34 से 38 तक देख लीजिए, बस आंसर देखते चलिए, क्वेश्चन लगवाया जाएगा। 34, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो बस 34 का आपका डी, कौन सा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत कितना है। तो 35 का सी, 44.33। सब ऑथेंटिक है, सब आंसर सही बताया जा रहा है, आप लोग मिलाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 के बाद 36 नंबर, सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 36 का बी, कितना 28.3%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर क्या है। 37 नंबर, तो 37 का आंसर है आपका डी, कितना अंतर है 5.25 का। अगला क्वेश्चन देखिए 38, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है। तो अनुपात कितना है 7:9। 38 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, अब 39 से 43 4 ग्राफ वाले दिए थे और 3 ग्राफ वाले हम चालू कर लिए, आंसर जान चुके। अब 39 से चालू करते हैं। 39, इनमें से किस फसल में 2013 और 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 39 का आंसर क्या है आपका बी, बाजरा में। देख सकते हैं, केवल ग्राफ को देखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2010, 2011 से 2016 तथा 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। 40 नंबर का 40 का ए, कितना था 293.86 टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 40 हो गया। 40 के बाद 41 देखिए, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। ठीक है, तो 43 का आंसर है आपका सी, किस में, जौ में। अगला देखिए 41 था। 42 का देखते हैं, आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 2011 का अंदाज़ा गुणन कितना है। तो बिल्कुल बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। तो 1.9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई थी। तो 43 का सी, किस वर्ष के दौरान गिरावट, 2013 से 2014 के दौरान गिरावट दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से आ गया जीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। किसको, उस समय लॉर्ड क्लाइव आपका गवर्नर था, उसी को, पहला गवर्नर वही था बंगाल का, तो उसी की सेना को हराया था सिराजुद्दौला, और 1757 ईस्वी में। तो इसका आंसर नंबर ए। अगला, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, यही। ठीक है, फूट डालो राज करो, इसी की नीति थी। अच्छा 45 हो गया। अब देखिए 46 नंबर, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। सभी लोग जानते थे, वो एक चिकित्सक थे। तो चिकित्सक केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो भी किस में, पहले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन किस क्रम में आया। कौन किस क्रम में, भाई सबसे पहले फायान आया था। ठीक, उसके बाद वेंड सांग आया था, और टॉमस रो तो जहांगीर के समय में आया, लगभग 1600 के आसपास। तो देख लीजिए 2, 3, 1 किस में मिल रहा है, चौथे नंबर पे। तो इसका आंसर 45 का डी। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। भाई साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में गठित हुआ था, और 28 में भारत आ गया था। तो 48 का बी। 49 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसमें, लाहौर अधिवेशन। ठीक, 1929 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्न को मिलान करिए। ठीक है, तो मिलान वाले में 1-2 मिल जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे देखिए गदर पार्टी, तो गदर पार्टी बी का जाएगा 1 में। ठीक, होम रूल लीग, एनी बेसेंट, यानी बी का 1
और डी का 4, तो आप देख लीजिए किस में, इसी से मिल जाएगा। बी का 1 और डी का 4, तो किसी में भाई बी का 1 और डी का 4, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक, बस 2 ही मिला, सबको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अगला देखिए कि मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक वही सीधी सी बात, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 51 तक बता दिया गया। अगला देखिए 52 नंबर, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो यही कौन सा था? HRA, इसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में किया था। ठीक है, और यही काकोरी कांड को केस में शामिल इसी के लोग थे, HRA। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, ये लोग थे। लहड़ी जी थे और बिस्मिल जी थे, सभी 4 लोग थे। तो HRA द्वारा ये षड्यंत्र बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली में इसका गठन किए थे चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। अगला, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 1953, आंसर नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 55, निम्न में किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। 55 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 आएगा, भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो दिल्ली राजहरा है। ठीक है, कुछ लोग कोरबा मारे हैं, तो कोरबा कोयले का स्रोत है। ठीक है, भिलाई संयंत्र के लिए, लेकिन लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली राजहरा है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मिलान करना है। तो मिलान करना है, मिलान क्या करना है? जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जी हाँ हैं, ये सही है। कौन सही नहीं वो बताना है। बारालाचा और सिप किला उत्तर प्रदेश में, जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, थांगला नीति पास और लिपुलेक हिमाचल प्रदेश में, जी नहीं, ये गलत है। नाथुला और जेलपा कहाँ? सिक्किम में, जी ये सही है। तो कौन सही नहीं है? तो 2 और 3 नहीं सही हैं, तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उसी को हम बोलते हैं केवलादेन घना राष्ट्रीय उद्यान। तो 58 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो कौन करता है? SCO करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, अगला, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? भैया वही सेवा है, उसी को बोलते हैं टर्टरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन था? तो कौन था? वर्गीस कुरियन थे, आंसर नंबर ए। और नॉर्मन एडबर्ग, ठीक है, एम स्वामीनाथन किसके थे? हरित क्रांति के जनक भारत में थे, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है? किसके? निजी पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 83 में, भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भाई कानून व्यवस्था राज्य सूची में, पुलिस भी राज्य सूची में, जेल भी राज्य सूची में है, IPC इंडियन पीनल कोड ये राज्य सूची में नहीं है। तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसकी क्या विशेषता नहीं? अर्धसंघीय संरचना इसकी विशेषता नहीं। तो आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन राव थे। तो आंसर नंबर क्या होगा? सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को ग्राम पंचायत के आयोजन को निर्देश करते हैं? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 क्या है? समान सिविल संहिता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो क्या है भैया? प्रतिरोध की ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण आता है। ठीक है, आसान पेपर था। ठीक है, कर्कटजनक रसायन में होता है, से क्या होता है? कर्कटजनक से कैंसर रोग होता है। अगला कौन सा? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिक कहलाती है, अधिचर्म कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है?
तो बहुत से लोग इनका आंसर मार के आ गए हैं सी। जब फ्यूज चालू हो, भाई उस फ्यूज की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस वाले स्विच की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले स्विच की बात कर रहा है। जब फ्यूज ओपन रहेगा तब कहाँ बिजली का प्रवाह होगा, जब फ्यूज क्लोज रहेगा तब, ठीक। यानी बिजली का प्रवाह कब होगा, जब फ्यूज क्लोज रहेगा तब। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे। तो सीधा सा इसका गुणा कर लेंगे तो 75/2 हो जाएगा। ऐसी में भाग करना है 1/8 का, तो गुणे 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 75 चौके 300, तो आंसर क्या होगा 300, सी नंबर। अगला है इसको बताना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर एक अंक पे दशमलव, नीचे एक अंक पे दशमलव, तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 19 आएगा, ठीक। तो किस ऑप्शन में 19 है भाई, पहले और डी, यानी तो पक्का हो गया, तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। लेकिन ये 70 का ही स्क्वायर करेंगे तो 4900 हो जाएगा, ठीक है, और 1000 है, तो इसका आंसर क्या सही होगा डी, 19/32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 76। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है और हर साल 1/2% घट जाता है। तो कुछ लोग इसका आंसर 3 साल किया है तो 3 बार जोड़ दिए हैं, 12 कर दिए हैं, और 3 साल किया तो 1.5 घटा के 10.5 मार दिए हैं। भाई वो वाला नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, तो उसको दूसरी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 10.8 बताएंगे एक एक मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर पूछा है, तो इसका इसमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 196 हो जाएगा, नीचे 169 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल निकालोगे तो 14, 69 का निकालोगे तो 13, इधर क्या हो जाएगा 1 + x/13, इधर लाओगे तो घटक जाएगा, तो 1/13 हो जाएगा, x/13, और 13 से 13 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 77 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 77 के बाद 78, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत इतना है। तो आसान है, कर लीजिए 13 × 68, ठीक है, और इधर कर लीजिए 7 × 63 + 7 × 70, इन दोनों का गुणा करके जोड़ लीजिए और इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 47, ठीक है। चलिए अगला, गजबदन का पर्यवाची है, तो गजबदन किसका पर्यवाची है, गणपति का है, गणेश महाराज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांटों से भरा हुआ तो क्या कहते हैं, कंठ का कीड़ कहा जाता है, ठीक है, तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मतलब उचित निर्णय देना, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सही आंसर समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी बहिष्कार होता है, तो सीधा दिखाया, अब बहिष्कार में हमें छोटी की मात्रा होती है, तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न से तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तीक्ष्ण मतलब तेज, तो कुंठित मतलब मुड़ा हुआ या बिना धार का, तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंग्लिश का, ठीक है, तो इंग्लिश का डायरेक्ट हम आंसर आपको बता रहे हैं कि द आथर जंप आउट ऑफ द बेड बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, तो इसका आंसर नंबर डी सही है। आप देख लीजिएगा, पैराग्राफ को पढ़ना और आंसर मारना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, तो सबसे पहले आथर क्या करता है, सबसे पहले आप देखेंगे आथर बेड के ऊपर चढ़ता है, तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आथर फेल्ट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, क्यों, इसका आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि विंडो हैड लुक लाइक ए प्लेट, क्योंकि उसको विंडो जो होती है प्लेट के जैसे दिखती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 87, किन का अपोजिट क्या होगा पूछा है, तो किन मतलब होता है उत्सुक, तो इसका मेरे ख्याल से डल होना चाहिए, सी। आप लोग इसको मिला दीजिए, पूरे 100 क्वेश्चन में एक यही क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा कन्फ्यूज्ड है, बाकी सारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राइड का सिनोनिम्स क्या होगा, तो प्राइड का क्या होगा डिग्निटी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि जो समूह के शब्दों से मेल नहीं खाता उसको चुनना है, तो पादरी भी पुजारी को ही बोलते हैं, धर्मसंगिनी भी एक तरह से पुजारी, मुनि भी पुजारी, तो सूरवीर जो है अलग है, इसका आंसर नंबर क्या होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, तो एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं, पहले 4 अक्षरों को बदल दिया है, उल्टा कर दिया था, पहले इसको बदलोगे, इसी तरह इसको बदलोगे तो ABDA, कहीं दिखाई दे रहा है ABDA, ABDA, ठीक है, तो पहला और आखिरी। अब देखते हैं, फिर उधर वाले लास्ट 4 को बदल दिया है, तो GESEGA, कहीं है SEGA, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, तो कौन सा आंसर सही है, पहला, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है,
तो महिला उपाधियों से किस प्रकार संबंधित है, लगाइएगा, आसान क्वेश्चन है, बहन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिए गए विकल्प में, ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो कौन है, राजस्थान है, गहलोत सरकार। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कौन, मास्टर कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो बताए हैं कि अगर लीप वर्ष नहीं है तो 1 जनवरी को सोमवार है, तो फिर अगले साल 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक। उसी तरह 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2006 को शनिवार, तो 18 फरवरी 2017 को क्या हो जाएगा, रविवार। तो इसका आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन था, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर कितनी है, तो कितनी है, 7.6 है, ठीक है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो किसके नाम पर रखा, विद्या बालन। याद रखिए लोग, कुछ लोग दीपिका पादुकोण मार के चले आए हैं, तो दीपिका पादुकोण आंसर नहीं होगा, क्या होगा, विद्या बालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है, तो किसका, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। अगला है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, तो मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। और उस तरह के ओलंपिक में मीराबाई चानू और मनप्रीत सिंह थे, नहीं मीराबाई नहीं, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का हुआ है, और उसका बजरंग पुनिया समापन किए थे। उसी तरह टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के जो ध्वजवाहक थे मरियप्पन थंगावेलु थे। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया गया है। बस एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, जिसको आप लोग देखिएगा, बाकी 100 के 100 सही है। कमेंट में आप लोग लिखिएगा कितना सब लोग कितना नंबर पा रहे हैं। वैसे बता दूँ, एक एग्ज़ाम मैं भी दिया था, 84 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना सही है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के सलूशन के साथ। तो धन्यवाद।